नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बोल रही कठपुतली। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बोल रही कठपुतली। उन्होंने एक धमाके के साथ दरवाजा बंद किया और दनादन सीढ़ियां उतर गए। उनकी हर पदचाप, यहाँ तक कि स्कूटर स्टार्ट करने की आवाज भी उनके उखड़े हुए मूड का पता दे रही थी। बात मूड उखड़ने की ही थी। बेचारे हवा में उड़ते हुए घर में दाखिल हुए थे। सोचा होगा प्रमोशन की खबर सुनते ही पत्नी खिल उठेगी। महीनों से जिस ऑर्डर की प्रतीक्षा थी, उस ऑर्डर की कॉपी हाथ में लेकर उसे चूम लेगी। हर्ष विह्वल होकर बच्चों को यह खुशखबरी सुनाएगी। भागकर पड़ोस में भी यह समाचार दे आएगी। उल्लसित होकर अपने हनुमान लला के लिए 5.25 किलो लड्डुओं का ऑर्डर देगी। पर पत्नी की प्रतीक्षा इतनी ठंडी, उदास और बेजान रही कि कोई भी आहत हो जाता। पर आभा भी क्या करे, खुशी तो उसे भी कम नहीं थी। पर प्रमोशन के साथ यह ट्रांसफर का पुछल्ला भी साथ लगा आ गया और उसका दिल बैठ गया। और फिर अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, अब मेरे स्कूल का क्या होगा। अमित कुछ क्षण तो उसे हतप्रभ से देखते रह गए, फिर एकाएक पलटकर बाहर निकल गए। उनके इस तरह चले जाने के बाद ही उसे होश आया कि दफ्तर से थके मांदे आए थे और वह उन्हें एक कप चाय भी नहीं पिला सकी। उनके जाते ही बच्चे उस पर टूट पड़े। हद करती हो ममा तुम भी, मोना बोली। पापा का सारा मूड खराब कर दिया। बेचारे कितनी उमंग लेकर घर लौटे थे। ये तुम्हारा स्कूल ना हुआ बस मुसीबत हो गया है। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में यही घूमता रहता है। सच ममा, कभी कभी तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हो। मुकुल बोला, दूसरों की फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं करती। बहुत दिनों तक अकेली रहती रही हो ना, इसीलिए। और शायद इसीलिए घर से उतना अटैचमेंट भी नहीं रहा। यह मोना थी। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा आई एम डैम हैप्पी। बहुत राहत महसूस हो रही है मुझे। पापा के प्रमोशन की खुशी से भी ज्यादा बड़ी है ट्रांसफर की खुशी। इसी बहाने तुम्हारे सोशल वर्क से तो मुक्ति मिलेगी। कैसे कैसे गलीच बच्चे इकट्ठा कर लेती हो। शिट, मुझे तो देखते ही घिन आती है। इतनी ज्यादा खुशी मत मनाइए भैया। आप क्या सोचते हैं मम्मी रायपुर जाकर घर में बैठी रहेंगी? इम्पॉसिबल। वहां फिर कोई नया कारोबार शुरू हो जाएगा। आभा हैरत से उन दोनों को देखती रह गई। ये उसके अपने बच्चे थे, पर एकदम दादी के अंदाज में उसे डांट रहे थे, ताने दे रहे थे। वैसे इसमें उनका कोई दोष नहीं है। घुट्टी में संस्कार तो दादी के ही पड़े हैं। आभा ने तो केवल जन्म भर दिया है। केवल उस एक रिश्ते को छोड़कर कहीं भी तो कोई समानता नहीं है, सामंजस्य नहीं है। मुकुल तो फिर भी उससे कुछ मिलता जुलता है, पर मोना ने तो रूप रंग भी उसका नहीं लिया। बिल्कुल अपने पापा पर गई है। बच्चों की दादी बड़े ठसक के साथ बार बार यह कहती थी, शुक्र है भगवान का छोरी अपनी मां पर नहीं गई। लड़के का तो ठीक है, उसका रूप कोई नहीं देखता, पर छोरी की तो शादी न हो पाती। पता नहीं कितनी बार उसे सुनाकर यह जुमला उछाला गया होगा। उसकी सहनशीलता आखिर एक दिन जवाब दे ही गई। बोली, उसकी चिंता आप क्यों करती हैं माँ जी? ईश्वर सबके जोड़े बनाकर भेजता है। उसकी माँ को ब्याहने वाला भी मिल ही गया था, उसे भी मिल जाता। ये लो और सुनो। अरे हमारे जैसे अंधे और बुद्धू क्या पंसेरियों से मिलते हैं? मन तो हुआ था कि चीख कर कह दे, आप लोग ऐसे अंधे नहीं थे माँ जी, न बेवकूफ थे। खूब देखभाल कर शादी की है। मुझे मालूम है कोई मेरे रूप रंग पर नहीं रीझा। 12 तोला सोना और 25,000 नगद की बात सुनकर आपके मुंह में पानी भर आया था। वे 25,000 तो आपने अपनी लड़की की शादी के लिए उठाकर रख दिए थे। 25 पैसे भी मुझ पर खर्च नहीं किए।
उल्टा मेरी एमए की डिग्री को जिंदगी भर भुनाते रहे। घर में महाभारत मच जाने के डर से अपने मन का गुबार वह कभी नहीं निकाल पाई। हमेशा सब्र का घूंट पीकर रह गई है। इसीलिए शायद बच्चे भी उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाए। उनके कोमल अंतस पर मां की वही प्रतिमा अंकित है जो उनकी दादी ने बनाई है। तभी तो वे कहते हैं कि हमेशा घर से दूर रहने के कारण तुम्हें घर का अटैचमेंट नहीं रहा। कोई उन्हें यह बताए तो कि घर उसने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, उसे बाकायदा घर से बाहर भेजा गया है। नौकरी का उसे कभी शौक नहीं रहा, बल्कि एक तरह से चिढ़ ही थी, पर उसे नौकरी करनी पड़ी ताकि सास ससुर की गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। अपने तिकड़मी और घाघ ससुर की याद आती है तो आज भी उसका तन मन सुलग उठता है। जब देखने आए थे तो उसका सुलेख देखने के बहाने एक प्रार्थना पत्र लिखवा लिया था। वह तो बहुत झल्लाई थी। एमए पास लड़की से कोई इस तरह इबारत लिखवाता होगा, पर घर में पिता का कठोर अनुशासन था। उनकी आंखों के मौन आदेश की वह अवहेलना नहीं कर सकी। ससुर महोदय खुशी खुशी उसका वह प्रार्थना पत्र और सर्टिफिकेटों का पुलिंदा संभालकर चलते बने थे। अगले हफ्ते ही डाक से सारे सर्टिफिकेट्स लौट आए थे और वर पक्ष की स्वीकृति का पत्र भी। लिखा था कि लड़का कन्या के बुद्धि वैभव से इतना अभिभूत है कि लड़की स्वयं देखने की जिद भी उसने छोड़ दी है। इस सुसंवाद में आगामी षड्यंत्र की जरा भी बू होती तो वह इससे इनकार कर देती, भले ही उसे अपने पिता की नाराजगी का शिकार होना पड़ता। पर पता तो उसे तब चला जब वह अपनी दहलीज छोड़ चुकी थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि उसके हाथों में नौकरी का नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। ससुर जी बड़ी शेखी बघार रहे थे कि शिक्षा मंत्री के सचिव की दोस्ती बड़ी काम आई है। एक ही फोन में काम बन गया। सचिव की दोस्ती शायद नौकरी दिलवाने तक ही सीमित थी, क्योंकि नियुक्ति हुई थी पास के कस्बे के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में। कस्बा क्या, वज्र देहात था। किसी प्रभावशाली स्थानीय नेता के सौजन्य से वहां स्कूल खुल गया। हनीमून को ताक पर रखकर फौरन वहां ज्वाइन करना पड़ा। पति की सारी छुट्टी उसके लिए घर ढूंढने में, उसे ठीक से सेटल करने में बीत गई। ससुर बोले, अभी ज्वाइन कर लो, आगे पीछे ट्रांसफर करवा लेंगे। लेकिन ट्रांसफर का मुहूर्त बड़ी देर में निकला। इस बीच उसके 2 बच्चे हो गए, ननंद की शादी हो गई, ससुर परलोक सिधार गए। तब कहीं वह अपनों के बीच आकर रह सकी। सास को लकवा न मारा होता तो शायद अब भी कोई इस विषय में पहल न करता। मां पर जी भरकर भुनभुनाने के बाद बच्चे अपनी राह चले गए। शाम के समय घर में बैठे रहना उनके लिए असंभव था। मुकुल तो खैर लड़का था, पर मोना एक दिन के लिए भी अपना बैडमिंटन छोड़ नहीं सकती थी। दोनों में से किसी को भी यह ख्याल नहीं आया कि मम्मी घर में अकेली हैं। आज की यह शाम उन पर भारी पड़ सकती है। उन्हें अगर सहानुभूति थी भी तो अपने पापा के साथ। इस घर में कोई उसे समझने की कोशिश नहीं करता, उसके अपने बच्चे भी नहीं। वह किस किस को दोष दे। 10 साल पुराना इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग याद आ गया। बच्चे तो उस समय छोटे थे, पर घर में सास थी, देवर थे, पास पड़ोसी थे, सब ने उसे कोसा। तब भी उसकी सहानुभूति अमित के ही साथ थी। उस दिन रोहित का, उसके छोटे देवर का रिजल्ट आया था। उसके डॉक्टर होने की मिठाई अभी पूरे मोहल्ले में बटी भी नहीं थी कि अमित ने कहा, आभा बस अब कल तुम आखिरी बार स्कूल जाओगी, और वह भी इस्तीफा देने। क्यों? इस अनपेक्षित प्रस्ताव से वह चकित थी। इसलिए कि यह मेरा वादा था। मैंने तुमसे कहा था कि रोहित मोहित की पढ़ाई और रेणु की शादी, जिस दिन मेरा यह टारगेट पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें एक दिन भी नौकरी नहीं करने दूंगा। ठीक है, आपका वादा था, आपने पूरा किया, पर नौकरी क्या एकदम इस तरह छोड़ी जा सकती है? नोटिस पीरियड की ही समस्या है ना, चलो उसे भी पूरा कर लो, अमित ने उदार होते हुए कहा। नहीं, समस्या सिर्फ नोटिस की नहीं है। फिर? आपने सिर्फ अपने वादे का, अपने टारगेट का ख्याल किया।
मेरे बारे में भी तो कुछ सोचा होता। आखिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है। इतने दिनों बाद जाकर अब मेरा इस नौकरी में कुछ मन लगा है। नौकरी में मेरी एक पोजीशन बनी है, लड़कियों में एक इमेज बनी है मेरी। यह सब कुछ मैं एकदम छोड़ नहीं सकती, फिर मेरी सीनियरिटी भी मारी जाएगी। सीनियरिटी का अब तुम्हें क्या करना है? नो आभा, प्रॉमिस इज प्रॉमिस। बहुत खट चुकी तुम, अब घर बैठो, अपने बच्चों को देखो। जिम्मेदारियां अब नहीं रहीं और मेरी आमदनी भी पहले से कुछ बढ़ी है। अब यह तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। उस दिन भी हजार गिले शिकवे आभा के होंठों तक आकर लौट गए थे। खुशी के उस माहौल में वैसे भी उसका रोना बिसूरना बेसुरा ही लगता, लेकिन उसका मन बार बार कलप रहा था। अमित, तुमने मुझे क्या कोई चाबी का खिलौना समझ रखा है? कोई मोम की गुड़िया हूं मैं? क्या मेरी कोई आशा, कोई आकांक्षा नहीं है? आज तुम्हारा वादा, तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हारे लिए अहम हो उठा है। उस समय अपने कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्व तुम्हारे लिए सर्वोपरि थे। तुम्हें उस नवेली दुल्हन का जरा भी ख्याल न आया जो पता नहीं कितने अरमान संजोए तुम्हारे घर में आई थी। और शादी का पहला उपहार उसे क्या मिला? नौकरी। तुम्हारे भाई पढ़ने वाले थे, बहन ब्याहने को थी, इसीलिए तुमने मेरी गृहस्थी का सुख छीन लिया। मुझे नौकरी में जोत कर उस कस्बे में फेंक दिया जहां न ढंग का मकान था, न ढंग की कंपनी। उस एकांत में मेरा मन कितना रोया होगा, कभी सोचा है? तुम तो हर 8वें 14वें दिन आते थे और अपनी प्यास बुझाकर वापस लौट जाते थे, पर तुमने यह कभी नहीं सोचा कि मेरा भी मन कभी उस दलदल से बाहर निकलने को छटपटाता होगा। कभी नहीं समझ पाए अमित, और जब वे नहीं समझ पाए तो औरों से तो आशा करना ही व्यर्थ था। बल्कि उन सब के लिए तो यह एक आदर्श व्यवस्था थी। ससुर खुश थे कि हर महीने 500 उनकी अंटी में मुफ्त का चला आ रहा है। पहली तारीख के आसपास वे बहू की खैरियत पूछने के बहाने चक्कर लगाते, राशन पानी दे जाते और पूरी तनख्वाह झटक कर ले जाते। मुश्किल से हाथ खर्च के लिए कुछ छोड़ जाते। बहू का भी किसी बात के लिए मन करता होगा, यह उन्हें ख्याल ही नहीं था। वक्त काटने की गरज से आभा 1-2 ट्यूशन करने लगी थी। तब से जेब खर्च भी उसे मुश्किल से नसीब होता था। उसकी सास खुश थी कि बेटे की शादी के बाद भी घर पर उनका एक छत्र शासन कायम है। यूं कहने को वह बिसूरती रहती, अरे बहू का सुख हमें क्या मिला? हमें तो अब भी 30 दिन चूल्हे में सिर देना है। मेम साहब तो 30 त्योहार पर पाहुन की तरह आती हैं, और जब आभा आती तो वे एकदम आराम के मूड में आ जाती। बेचारी आभा दिन रात रसोई में खटती रहती। घूमने का या पिक्चर देखने का भी समय नहीं मिलता, और पिक्चर अकेले देखना तो संभव ही नहीं था। पूरा लाव लश्कर साथ ले जाना पड़ता, नहीं तो सबके मुंह फूल जाते। उसके बाहर रहने से देवर ननंद भी खुश थे। भैया की शादी के बाद उनकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आई थी, न उन्हें स्थान या समय की कोई कमी हो रही थी। ननंद तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न थी। वह बड़े मजे से आभा की भारी भारी साड़ियां लथेड़ रही थी। आभा जब भी घर आती उसे अपना सब कुछ उलट पुलट मिलता, पर अलमारी या बक्से का ताला लगाने का नाम लेते ही अमित कानों पर हाथ रख लेते। किसी तरह वह अपने को एडजस्ट कर रही थी कि ट्रेनिंग का ऑर्डर आ पहुंचा। पिछली बार वह अपनी गर्भावस्था के कारण छुट्टी पा गई थी, पर सरकारी आदेश को बार बार तो नकारा नहीं जा सकता था। 2 साल की मोना को मां के पास और 4 साल के मुकुल को सास के पास रखकर जाते हुए उसका मन छलनी हो आया था। उसके बाद तो मुकुल जैसे दादी का ही होकर रह गया था। उसे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिल गया था। 2 साल बाद मोना को भी बुला लिया गया। बेचारी लड़की गांव में बर्बाद हो जाएगी। आभा फिर अकेली पड़ गई। जिस समय उसके बच्चों को उसकी जरूरत थी, वह दूसरे बच्चों में सिर खपाती रही। जब उसका अपने शहर में तबादला हुआ, तब तक बच्चे उसकी पहुंच से बाहर हो गए थे। वे खाट पर निस्सहाय पड़ी दादी के आसपास ही मंडराते रहते। मां की निरंतर उपस्थिति के अभ्यस्त होने में उन्हें कुछ समय लगा, फिर भी एक भावनात्मक दूरी बनी ही रही।
तब आभा ने स्कूल में मन लगाया। गांव के मुकाबले यह स्कूल एकदम अलग था। हर दिन आभा के लिए एक नई चुनौती बनकर आता, पर उसे स्वीकार करने में उसे मजा आने लगा। अपनी सोई हुई आत्म चेतना को उसने झकझोर कर जगाया, अपने संचित ज्ञान की गठरी की धूल साफ की और एक नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर पड़ी। और अब जबकि वह लोकप्रियता का शिखर छू रही थी, अमित कहते हैं नौकरी छोड़ दो, यह अन्याय नहीं तो क्या है। लेकिन अमित ने यह अन्याय किया और डंके की चोट पर किया। इसके लिए खूब वाहवाही भी लूटी। सब कहते, वाह, इसे कहते हैं बात का धनी। भाई पढ़ लिए तो फिर एक दिन भी बीबी को नौकरी पर नहीं जाने दिया। नहीं तो भला लगी लगाई नौकरी कोई छुड़वाता है, और वह भी सरकारी। और तो और स्कूल में भी सबने उसे बधाई दी थी। आर्थिक मजबूरियों के तहत नौकरी करने वाली उन महिलाओं ने उसके संवेदनशील पति को सराहा था, उसकी ईमानदारी की दाद दी थी। पहले उन्हें आभा के इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाने पर रश्क होता था, अब उसके घर पर आराम से बैठने की कल्पना से ईर्ष्या हो रही थी। यह तो वही जानती है कि इस्तीफा देते हुए उसे कितनी पीड़ा हुई थी। उसके बाद महीनों वह गुमसुम बनी रही। अपने काम से, अपनी छात्राओं से उसे मोह सा हो गया था। वे लोग भी उसे चाहने लगी थीं। कई दिनों तक सबकी सब झुंड बनाकर उससे मिलने आती रहीं। उसके सामने बैठकर बिसूरती रहीं, नई टीचर की शिकायत करती रहीं। कुछ दिनों बाद उनका वह जोश खत्म हो गया, पर पत्र बराबर आते रहे। प्यारे प्यारे कविता से, शायरी से भरे पत्र, जिनके हर शब्द से उन किशोरियों का अकृत्रिम स्नेह झलकता था। आभा उन पत्रों को बार बार पढ़ती और पुलकित होती, फिर किसी गुप्त धन की तरह सहेज कर रख देती। घर में और किसी को उनमें दिलचस्पी नहीं थी, उल्टे वह सब मजाक ही बनाते थे। धीरे धीरे वे पत्र भी आने बंद हो गए। इस उम्र का जोश बस थोड़े ही दिनों का होता है। और तब आभा एक निचाट खालीपन से भर उठी। उसे लगा कि उसके भीतर कुछ है जो पड़े पड़े जंग खा रहा है। सास जब तक रही तब तक उनकी सेवा टहल में समय कट जाता था, पर उनकी मृत्यु के बाद तो जैसे करने को कुछ रहा ही नहीं। खाली समय उसे काटने को दौड़ने लगा। मन बहलाने के लिए उसने यूं ही महरी की बेटी कुसुमा को जबरदस्ती पढ़ाना शुरू कर दिया। तब केवल समय काटने की बात मन में थी, पर कब उसके विद्यार्थी 1 से 4 और 4 से 40 हो गए उसे पता ही नहीं चला। उसका स्कूल पहले तो घर के बरामदे से निकलकर मेहता साहब के गैराज में आया, और अब तो रावत साहब के आउट हाउस में धड़ल्ले से चल रहा है। पास पड़ोस की झुग्गियों के सारे बच्चे उसके पास आने लगे हैं। उन्हें संस्कारित करने में उसे अजीब सी तृप्ति मिलती है। उसके इस शौक को पहले सबने पागलपन या फिजूल का खप्त करार दे दिया था, पर आभा को यह जानकर खुशी हुई कि उस जैसी पागल औरतें दुनिया में और भी हैं। अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश में उसे कई हमजोलियां मिल गईं। ऐसी महिलाएं मिली जो अपना खाली समय किटी पार्टियों में गुजारना नापसंद करती थीं। उसकी अपेक्षा वे दोपहर के 2 घंटे इन बच्चों को देने के लिए तैयार थीं। कुछ बहनें खुद आकर आभा के छात्रों को पुराने कपड़े बांट जाया करती थीं। कुछ माताएं अपने लाडले का जन्मदिन इन निर्धन बच्चों के बीच मनाना अधिक श्रेयस्कर समझती थीं। वह एक दिन उनके लिए त्योहार का दिन हो जाता था। निसंतान रावत दंपति ने तो अपना आउट हाउस ही इन बच्चों को दे डाला था। मतलब यह कि बहुत से लोग थे जो कुछ करना चाहते थे। अनजाने ही आभा ने उन्हें दिशा दे दी। वह एक तरह से उनकी प्रेरणा बन गई। इस साल वह अपने कुछ बच्चों को 5वीं बोर्ड की परीक्षा दिलवा रही थी। जी जान से उनकी तैयारी करवा रही थी। उसने उन बच्चों के माँ बाप को भी ताकीद कर दी थी कि वे बच्चों को घर के काम से न ला दें। कम से कम 3-4 महीने उन्हें जमकर पढ़ाई करने दें। जिनके घर में सुविधा नहीं थी उन्हें वह सुबह शाम अपने बरामदे में बिठा लेती थी। अब वह महज एक स्कूल नहीं था, एक सपना था जो वह संजो रही थी। अनचाहे ही वह उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गया था।
इसीलिए ट्रांसफर की बात सुनते ही उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, फिर मेरे स्कूल का क्या होगा। पड़ोस के रेडियो पर जब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होने लगे तो वह जैसे नींद से जागी। 7 बज गए थे और उसका घर अब तक अंधेरे में डूबा था। उसने ठाकुर जी के सामने दिया जलाया, उन्हें माथा टेक कर फिर सारे घर में रोशनी की। उसके बाद आभा ने रसोई का रुख किया। 7 बज गए थे और अब तक शाम के खाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। बच्चे आते ही शोर मचा देंगे। खेल कर आते हैं तो उन्हें भूख भी कसकर लगती है। फिर श्रीमान जी भी तो आज बिना चाय नाश्ते के चले गए हैं। समय का ख्याल करके उसके तो हाथ पांव फूलने लगे। उसने मशीन की सी फुर्ती से सब्जी काटना शुरू किया। दोनों गैस जला लिए और आश्चर्य 8 बजे तक वह पूरा खाना बना चुकी थी। मजे की बात तो यह थी कि अनजाने ही सारा खाना अमित की पसंद का बन गया था। आलू, पनीर, भरवा मिर्च, प्याजी पुलाव, मेथी की भुजिया, सब्जी। अमित का तब भी कोई अता पता नहीं था। मौके का फायदा उठाकर उसने चटपट सिवैयां भी बना डाली। उसके पति की तरक्की हुई थी, सेलिब्रेट तो करना ही था। अमित रात के 10 बजे लौटे। बच्चे समय से लौट आए थे, पर दोनों अपने कमरों में खामोश बैठे पढ़ते रहे। किसी ने भी खाने के लिए शोर नहीं मचाया। सब काम से निपटकर वह अकेली टीवी के सामने बैठी रही। एक आध बार किसी मजेदार कार्यक्रम को देखने के लिए उसने मोना को आवाज भी दी, पर वह बड़ी आसानी से अनसुनी कर गई, जैसे जतलाना चाहती हो कि वह मम्मी से बहुत नाराज है। अमित के आते ही उसने खाना लगाया और बच्चों को आवाज दी। तीनों चुपचाप आकर बैठ गए और कौर तोड़ने लगे। उसने इतने मन से खाना बनाया था, पर प्रशंसा में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सिवैयां तो किसी ने छुई भी नहीं। उसने जब इसरार किया तो उसे खा जाने वाली नजरों से देखते रह गए बस। आखिर यह सन्नाटा उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। सुनिए, उसने रात को अपने कमरे में आने पर मनाने वाले अंदाज से अमित से कहा, जरा सी बात का आप लोग इतना बतंगड़ क्यों बना लेते हैं? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? यह जरा सी बात थी। अमित एकदम फट पड़े, जैसे उन्हें इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। इंसान क्या सोचकर घर में दाखिल होता है और उसे क्या ट्रीटमेंट मिलती है। वाह, आप इस बात को जरा शांति से भी तो ले सकते हैं। कभी मेरी ओर से भी तो सोचकर देखिए। अब क्या रह गया है सोचने को? तुमने तो आज अच्छी तरह साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए मैं, मेरी भावनाएं, मेरा करियर कोई अर्थ नहीं रखते। बस वह एक फटीचर स्कूल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। नॉनसेंस। कभी इसका कारण भी जानना चाहा आपने? मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे है, आभा ने आग्रह के साथ कहा। मैं चाहती हूं कि आप जाने कि मेरा यह शरीर यंत्र चालित नहीं है। इसके अंदर एक मन भी है, मन जो सुख दुख की परिभाषा जानता है, समझता है। देखिए, वह तो सरकारी नौकरी थी, एक फंदे की तरह गले में पड़ी हुई थी। आपके एक इशारे पर मैंने उसे उतार फेंका, लेकिन पीड़ा मुझे तब भी हुई थी। अब यह तो नौकरी नहीं है, यह तो मेरा अपना काम है, एक मिशन है। यह भाड़े का स्कूल नहीं है, मेरी अपनी संस्था है। अपने खून पसीने से मैंने इसे सींचा है। मैंने यह तो नहीं कहा कि इसे छोड़कर मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, पर छोड़ते हुए थोड़ा दुख तो होगा ही। क्या मेरा उतना भी हक नहीं है? क्या मेरे श्रम की इतनी भी सार्थकता नहीं है? कहते कहते उसका गला रुंधाया। पत्नी का अश्रु प्लावित चेहरा देखकर अमित रोष भूल गए। उन्हें उस पर प्यार आ गया। उनके भीतर का चोट खाया पुरुष इस आत्मनिवेदन से शायद परम तृप्त हो गया। आभा को बाहों में भरकर बोले, चियर अप डियर, तुम चिंता क्यों करती हो? जानती हो, रायपुर में तो अब बड़ा बंगला मिलेगा, उसमें सर्वेंट क्वार्टर भी होगा। तुम्हें कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। वहीं पर जितने चाहो बच्चे बुला लेना। झुग्गी झोपड़ियों की तो इस देश में कमी नहीं है, और बच्चे भी कमबख्त थोक में पैदा करते हैं। आपको यह सब इतना आसान लगता है? इसमें मुश्किल क्या है? वहां तो नौकर चाकर भी होंगे। छत्तीसगढ़ में लेबर वैसे भी चीप है।
तुम घर का कोई भी काम मत करना, निश्चिंत होकर अपने मिशन में जुट जाना बस। क्या हर बार इस तरह नए सिरे से शुरू करना संभव है और हर बार इसी तरह अपने किए कराए को बिखेर कर अगले पड़ाव पर चल देना होगा? क्या यही इन प्रयासों की सार्थकता है? आभा पूछती रह गई, पर अमित उस समय उत्तर देने के मूड में नहीं थे। वे तो संधि के उन क्षणों को सार्थक करने के लिए व्याकुल थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।